गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सारे बच्चे। हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लास्ट क्लास कंप्लीट कर चुके हैं पढ़ाई करके। देयर आर 2 क्वेश्चंस जो मुझे डिस्कस करने हैं एंड कंप्लीटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। उसके बाद आज हम लोग नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 विच इज ऑन इन्वेस्टमेंट। सारे बच्चे फटाफट गुड मॉर्निंग लिखिए, गुड मॉर्निंग फटाफट, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आज क्लास की अटेंडेंस क्या है, कौन आया है, कौन नहीं आया है। शैलेश गुड मॉर्निंग। और कहा है अमन, रुक्मणी, साक्षी, शिवानी, साहिल, आयान, कहां है सारे बच्चे? फटाफट फटाफट आइए। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन विल गो टू द क्वेश्चन जो लास्ट बाकी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। State with reference to accounting standard 2 how will you value the inventories in the following cases। इन्वेंट्री को वैल्यू करने का क्या तरीका होगा आपसे पूछ रहा है। नंबर 1, केस 1, रॉ मटेरियल was purchased at 100 per kilo, price of raw material is on the decline, the finished goods in which the raw material is incorporated is expected to be sold at below cost। रॉ मटेरियल हमने खरीदा था 100 रुपए में, मतलब इनिशियली हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होगा 100 रुपए। मार्केट में रॉ मटेरियल का दाम गिर रहा है, फिनिश गुड्स का दाम भी गिर गया और फिनिश गुड्स इज बीइंग सोल्ड बिलो कॉस्ट। 10,000 kg of raw material is on stock at year end, replacement cost is 80। डन है बात। अब हम लोग डिस्कस किए थे रॉ मटेरियल को हम लोग नॉर्मली वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर, बट अगर रॉ मटेरियल का प्राइस गिर रहा है एंड उसके कारण मेरा फिनिश गुड्स का प्राइस भी गिर चुका है और फिनिश गुड्स बिक रहा है लोअर देन कॉस्ट, तो फिर मैं रॉ मटेरियल को कॉस्ट पर वैल्यू नहीं करके उसको उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू करूंगा। तो यहां रॉ मटेरियल का वैल्यू होगा 10,000 kgs इंटू रुपीज 80। 10,000 kgs इंटू रुपीज 80। 10,000 kgs into rupees 80, 8 lakh rupees, 8 lakh rupees, 8 lakh rupees। बच्चों को लिंक नहीं मिल रहा है, माय गॉड। लिंक मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट। 5,000 metric ton of input were put in process resulting in a wastage of 300 metric ton. Cost per metric ton of input is 1,000. The entire quantity of waste is on the stock at the year end. ध्यान से मेरे को बोल रहा है हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस अंडरटेक करते हैं जहां पर हम लोगों का 5% का नॉर्मल वेस्ट होता है या नॉर्मल वेस्टेज होता है, नॉर्मल लॉस होता है। अगर 5,000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट, नंबर 2, 5,000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट हमने डाला है तो हमारा नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्टेज कितना होना चाहिए? नॉर्मल लॉस मस्ट बी 5% ऑफ 5,000 मेट्रिक टन। 5% ऑफ 5,000 मेट्रिक टन दैट इज 250 मेट्रिक टन। बट हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है 350 मेट्रिक टन, एक्चुअल लॉस हुआ है 300 मेट्रिक टन, सॉरी। देयरफॉर एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज 50 मेट्रिक टन। हम लोगों ने AS2 में सीखा जो अबनॉर्मल लॉस है, अबनॉर्मल लॉस उसका हम लोग वैल्यू कर लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं एंड उसको एज अ लॉस PL में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो नॉर्मल लॉस है वो इंक्लूड कर दिया जाता है इन दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। नॉर्मल लॉस इंक्लूड कर दिया जाता है इन दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले मैं इफेक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करूंगा ऑन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री।
हम लोग इसका फॉर्मूला सीखे थे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू नॉर्मल लॉस यूनिट्स। मेरा कॉस्ट आ जाएगा 1052.63 पर मेट्रिक टन, 1052.63 पर मेट्रिक टन। तो अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालना है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो 50 मेट्रिक टन इंटू 1052.63, 1052.63 मेरा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू आ जाएगा 52,631.58, 52,631.58। अगर बच्चे आप ये नहीं करते हो तो गलत हो जाएगा चीज। पहले नॉर्मल लॉस के कारण हम लोगों को कॉस्ट इंक्रीज करना होगा। हम लोग जानते हैं नॉर्मल लॉस गेट्स इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो नॉर्मल लॉस के कारण हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है ये मेरे पीएल में चला जाएगा एज अ लॉस, पीएल में चला जाएगा एज अ लॉस। इसको मैं इन्वेंट्री बोल के बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा, ये पीएल में चला जाएगा। नेक्स्ट, per kg of finished goods consisted of material cost 100, direct labor cost 20, direct variable overhead 10, fixed production charges on normal capacity of 1 lakh kg are 10 lakhs। तो per unit fixed overhead कितना हो गया? ₹10, 10 lakh divided by 1 lakh। 2000 kg of finished goods are on stock at the year end। हम लोगों को वैल्यू निकालना है तो हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात खत्म। नंबर 3, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकालूं सर? मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सब सर एक्चुअल पे आएंगे, एक्चुअल प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। सर ये आएगा एब्जॉर्प्शन बेसिस, एब्जॉर्प्शन बेसिस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये हो गया 100, ये हो गया 20, 10 एंड 10, 20, 10 एंड 10, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये हो गया 140। ठीक है, अब देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू ₹140 हो गया कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई कितना यूनिट्स हमारे पास है? 2000 kg, 2000 kg 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? इंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन दी स्टॉक, मतलब ये वेस्ट जो है अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको हमने बेचकर कुछ रियलाइज नहीं किया है। अगर बेचकर रियलाइज करते तो जो नेट अमाउंट होता वो पीएल में एज अ लॉस जाता। मैंने सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो गया जो मेरा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। सर सेकेंड पॉइंट को एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास किए थे हम लोग। अमन बोल रहा है कि हम लोग अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट्स डालते हैं तो उसका 5% हमारा नॉर्मल वेस्टेज होता है। अब 5000 मेट्रिक टन का इनपुट डाला, 5% नॉर्मल लॉस मतलब 250 यूनिट्स का मेरा नॉर्मल लॉस होना ही है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये होना ही है। बट हमारे यहाँ नुकसान हो गया 300 मेट्रिक टन, तो 50 मेट्रिक टन का जो नुकसान है वो एबनॉर्मल लॉस, 250 मेट्रिक टन तक नॉर्मल लॉस, उसके ऊपर जो भी नुकसान होगा वो एबनॉर्मल लॉस। डन है बात। नॉर्मल लॉस में हम लोग क्या करते थे? नॉर्मल लॉस को हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड कर देते थे। हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स कम कर लेते थे। हम लोग बोलते थे कि मान लो 5000 मेट्रिक टन हमने खरीदा ही नहीं, हमने 4750 मेट्रिक टन ही खरीदा है, तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल लॉस का इफेक्ट कॉस्ट पर देकर कॉस्ट पर यूनिट नया कैलकुलेट कर लिया, नया कैलकुलेट कर लिया। अब जो ये एबनॉर्मल लॉस हुआ इसका वैल्यूएशन किया, 50 मेट्रिक टन का एबनॉर्मल लॉस हुआ, हर मेट्रिक टन का मेरे लिए कॉस्ट है 1052, मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकल गया, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकल गया।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी को डाउट है तो पूछिए, डाउट है तो पूछिए। सर हम लोग एग्जाम में क्या इसी तरीके से 1 2 3 आंसर लिख के आएंगे? देखो एग्जाम के लिए मैं आपको बोलूंगा सिंपल सिंपल चीजें। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हो तो उसके साथ रॉ मटेरियल का आपको प्रोविजन लिखना चाहिए। रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज जनरली वैल्यूड एट कॉस्ट। However, if the prices of raw material are on a decline and the finished goods in which they are incorporated are being sold below cost, the raw material shall be valued at replacement cost. Therefore, in the particular case, the raw material stock of itna 1000 kg shall be valued at its replacement cost of ₹80 each. Value of raw material stock equal to itna. Number 2, normal loss gets included in the cost of inventory, whereas abnormal loss is not included in the cost of inventory. It is charged to profit and loss account. उसके बाद कैलकुलेशन कर दो। Number 3, inventory of finished goods is valued at cost or NRV, whichever is lower. Cost of finished goods consists of material, labor, variable production overhead and fixed production overhead based on normal capacity. ये लिख के कैलकुलेशन कर दो। मतलब आपको हर कैलकुलेशन से पहले 2 लाइन वो प्रोविजन बताना चाहिए जिस प्रोविजन को यूज करके आपने ये कैलकुलेशन किया। क्लियर है सबको? शिवानी, समीक्षा, रुक्मणी, गुड मॉर्निंग। कर लिया था क्या आप लोगों ने होमवर्क? होमवर्क कीजिए बच्चा, होमवर्क कीजिए। आपको थोड़ी मेहनत घर पे करनी पड़ेगी। देखो मैं एक क्लियर बात बोलता हूं, फाइनल के बच्चे हो, इसको समझने की कोशिश करना। फाउंडेशन लेवल में 80% टीचर की मेहनत, 20% बच्चे को करना पड़ता है। बहुत डीप में जाना पड़ता है, तब जाके बच्चा सीखता है। इंटर लेवल में 50% टीचर की मेहनत, 50% बच्चे की मेहनत। टीचर सारा पढ़ाता है बट सिर्फ टीचर के पढ़ाने से नहीं होता, बच्चे को इक्वल टाइम घर पर देना पड़ता है। फाइनल लेवल पे 20 to 30% टीचर की मेहनत बट 70 to 80% बच्चे की मेहनत होनी चाहिए। मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसको रेगुलर रिवाइज करना आपका कर्तव्य है। जो होमवर्क दूंगा उसको रेगुलर बनाना आपका काम है। आज AS2 खत्म हो गया तो इंस्टीट्यूट के मैट से AS2 को एक बार चेक करना आपका काम है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर आई टीच। मतलब जितना टाइम मैं क्लास में दे रहा हूं आपको इंश्योर कर रहा है उतना टाइम हम भी घर पर देके एक बार AS2 को साथ साथ रिवाइज करें। अभी कर लोगे ना कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम अभी छोड़ दोगे, बोलोगे एक बार भैया को सिलेबस खत्म करने दो फिर हम रिवाइज करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा मेरे बच्चे, कोई फायदा नहीं होगा। आपकी 5 दिन क्लास है, 2 दिन छुट्टी है हफ्ते में, वो 2 दिन इंश्योर करो पूरे 5 दिन का पढ़ाई आप पक्का कर रहे हो और हर दिन जो पढ़ा रहा हूं वो तो रेगुलरली रिवाइज कर ही रहे हो आप। ओके गुड। डाउट हो सकता है, गलती हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए अभी सारी गलतियां माफ है। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपको कब बोलूंगा? जब मैं आपको प्रैक्टिस करने दूंगा और तभी भी आप गलती कर रहे होगे। मतलब तब तक अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हो तो आप गलत हो। अभी आप पहली बार सीख रहे हो, आपसे गलती होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। मेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई है। आपको जितनी बार पूछना है आराम से पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप बोलते हो हाँ सर हमको क्लियर हो गया, उसके बाद फिर आपको इंश्योर करना है कि आप गलतियां ना करो, आप गलतियां ना करो। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ स्मॉल केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्मॉल केस स्टडी। आ जाओ। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैंसी टेरी टॉवल्स had valued its closing stock of inventory of finished goods at the realizable value। ध्यान से, valued its closing stock of inventories of finished goods at realizable value। हम लोग जानते हैं कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। अगर ये रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से लोअर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कॉस्ट से हायर है तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, ओ माय गॉड, ये रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है। एंड द एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव, एंड एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव। हम लोगों को शायद इन गुड्स के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रखा है। जब हमको दिख रहा है ऑर्डर आ रखा है तो हमने क्या किया, इनको रियलाइजेबल वैल्यू पे यानी सेलिंग प्राइस पे इनको वैल्यू कर लिया। हमको पता ही है ये बिकेगा नेक्स्ट ईयर, जब बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, क्यों ना हम प्रॉफिट अभी लिख ले। सर ये सही नहीं है सर।
सर बिकेगा और बिक गया में फर्क है। अगर बिक जाए तो आप प्रॉफिट लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है, बट सर फ्यूचर में बिकेगा तो अभी आप प्रॉफिट नहीं लिख सकते। आपको अपने इन्वेंट्री को वैल्यू कॉस्ट पर ही करना होगा, आप रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं कर सकते, विच इंक्लूड्स प्रॉफिट। फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैड बीन रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों को मिल चुका है, एंड गुड्स वेयर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट, हमने गुड्स को पैक भी कर लिया, बट ओनरशिप इन दीज गुड्स हैव नॉट बीन ट्रांसफर टू द फॉरेन बायर। ये मजेदार चीज है, अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। हो सकता है फॉरेन बायर ने बोला कि जब तक आप पूरा शिपिंग ना कर दो और हमारे पास सही सलामत पहुंच ना जाए, हम नहीं मानेंगे कि आपने हमें गुड्स दे दिया। मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यहां तक पहुंचाना। तो अभी तक आपने पैकिंग कर दी, गुड्स को बना लिया, बट अभी तक आपने प्रॉपर डिलीवरी नहीं की है, तो अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है मतलब ये गुड्स अभी भी किसका है? हमारा है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक में आएगा तो कौन सी वैल्यू पर दिखाएंगे? कॉस्ट पर। कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स बाय द कंपनी, कमेंट करना है हम लोगों को। हम लोग बोलेंगे ये वैल्यूएशन सही नहीं है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, इट शैल नॉट बी वैल्यूड अबव कॉस्ट। इन द प्रेजेंट केस ऐसा हुआ, इन्वेंट्री को वैल्यू किया गया रियलाइजेबल वैल्यू में, विच इज नॉट करेक्ट एज पर AS2। पहले बताओ सबको केस समझ में आया क्या? इज द केस क्लियर टू एवरीवन? अगर केस समझ में आ गया तो मैं आपको केस स्टडी लिखना सिखाता हूं। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना सिखा दिए, अब केस स्टडी लिखना सिखाता हूं। सर केस क्लियर है, चलो लिखना शुरू करो। एज पर AS2 पहले प्रोविजन, फर्स्ट पैरा प्रोविजन मैं आपके लिए लिख रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करें। एज पर AS2 नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स shall be valued at cost or NRV, whichever is lower, cost or NRV whichever is lower। तो हमको अमन ये बताना भी नहीं है कि किस वैल्यू पर वैल्यू होगा, हमको अमाउंट कैलकुलेट नहीं करके देना है। हमको ये बोल रहा है कि उस रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, मतलब पक्का वो कॉस्ट से ज्यादा है। तो हमको ये बोलना है आप कॉस्ट पे वैल्यू कीजिए, आप रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू नहीं कर सकते। whichever is lower, full stop। next line, in the present case company has valued its inventory of finished goods at realizable value which includes profit and export cash incentive, which includes profit and export cash incentive, full stop। This is because the entity has received firm contracts, firm मतलब एकदम कमिटेड कि आप भेजो हम पैसा देंगे आपको। फर्म कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका है। फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द गुड्स वेयर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे पास सब कुछ रेडी था, इसीलिए हमने सोचा जब माल जाना ही है, प्रॉफिट होना ही है, तो क्यों ना हम इन्वेंट्री को प्रॉफिट पर दिखा दें, फुल स्टॉप। However, ownership of goods is not yet transferred to the buyer, ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है,
ये मैंने केस को एक्सप्लेन किया, केस, प्रोविजन बताया, फिर केस को एक्सप्लेन कर दिया। अब प्रोविजन और केस को कनेक्ट करता हूं, प्रोविजन और केस को कनेक्ट करता हूं। एज ओनरशिप of goods has not been transferred yet, the goods forms part of closing stock of the entity. Closing stock of the entity. So as per AS2, they shall be valued at cost. NRV तभी पिक्चर में आता है जब वो लोअर होता है, लोअर। They shall be valued at cost. Full stop. The profit and export cash incentive shall be recognized when the sale is complete and it is certain that the collection will be made. ये AS9 के प्रिंसिपल है, हाँ मैं सिखाऊंगा आपको। AS2 में ये बात नहीं लिखा हुआ है, ये AS9 का बात है। यहां मैंने एज अ प्रोफेशनल उनको समझाया कि प्रॉफिट अभी रिकॉग्नाइज मत करो, एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव लिखो मत, वो तभी लिखना जब सेल कंप्लीट हो जाए और आपको पैसा मिलने का राइट आपके पास आ जाए। जब तक वो राइट नहीं है तब तक आप उन इनकम्स को इंक्लूड मत करो। फाइनल कंक्लूजन। सो दी क्या पूछा है हमसे? कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सो the method of valuing stock at realizable value is not correct as per AS2. Method of valuing stock at realizable value is not correct as per AS2. ये सही नहीं है। प्रोविजन लिखा, केस एक्सप्लेन किया, कनेक्ट किया और कंक्लूड किया। ये 4 स्टेप्स होते हैं मेरे आंसर के। मैं बड़ी चौड़ी लंबी बातें नहीं लिखता हूं, मैं जो रिक्वायर्ड है उन्हीं बातों को एक्सप्लेन करके केस को फाइनलाइज करता हूं। आप जब ये केस का आंसर लिखने बैठोगे, मान लो 5 मार्क का आंसर है, तो आपको एग्जाम कॉपी का 1 पेज भी नहीं लगेगा, आप आराम से लिखो। ऐसा नहीं है कि बड़ा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है, दिस इज नॉट करेक्ट। आपको टू द पॉइंट लिखना है। बच्चों अब क्लियर है? अमन क्लियर है क्या केस? और सब बच्चों को लिखना कैसे है वो समझ में आया? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये केस स्टडी का पहला क्वेश्चन आप मेरे साथ लिख रहे हो। ऐसे ही हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ताकि साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कर सके, प्रैक्टिस भी कर सके, अप्लाई करना भी सीख सके। This completes my discussion on accounting standard 2. यहां मेरा डिस्कशन कंप्लीट होता है AS2 का। डन है बात? आप लोगों का आज का होमवर्क क्या रहेगा? वही अपने इंस्टीट्यूट के मैथ से हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का रीडिंग करना है।
अच्छे से रीडिंग करना है, अच्छे से। और कोई डाउट है ना, बिना हिचकिचाहट पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टार्ट होता है यहां से लेकर आपको पेज नंबर 10 के लास्ट पॉइंट तक AS3 से पहले तक रीड करना है, रीड करना है। मैंने जैसे आपको बोला, आई नीड यू टू डिवोट सम टाइम। अगर आप टाइम डिवोट करोगे तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू, नहीं करोगे तो आपको बाद में जाके ज्यादा दिक्कत होगी। इंस्टीट्यूट का मैट का पेज नंबर 8 टू पेज नंबर 10 आपको रीड करना है। कोई डाउट है आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ सकते हो। तो आज हमारा टारगेट रहेगा AS2 को रीड करके अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट करें, और अपना नेक्स्ट क्लास से AS13 पर पूरा फोकस रहेगा। मतलब आपका, मैं तो AS13 अभी स्टार्ट करूंगा, बट आज आपको टारगेट रखना है AS2 पूरा रिवाइज करके कंप्लीट करें। डन है क्या बात? सर एग्जाम वाले क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने हैं क्या? वो सारे मैंने इस बुक में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने बार बार नहीं डाले, इग्नोर कर दिए, उनको छोड़ दिया। तो किसी बच्चे को अगर लगता है कि नहीं सर मैं देखना चाहता हूं, आराम से आप देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस भी करो, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। बट पहला काम आपको करना है, ये वाला मटेरियल से आपको AS2 रीड करना है, AS2 रीड करना है। डन है बात? ठीक है। This completes my discussion on accounting standard 2. We'll take a 2 minutes break so that I can get ready with accounting standard 13. आप भी AS13 निकाल लो and we'll start. जो बच्चे पेन ड्राइव में कर रहे हैं, बैकअप में कर रहे हैं, वो बच्चे AS2 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट फोल्डर AS13 दिखेगा, उसमें जाके आप AS13 स्टार्ट कर लो। डन? चलिए, टेक अ 2 minutes ब्रेक।